नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। खत्म हुआ है संसद का हंगामेदार सत्र, लेकिन क्या निचले दर्जे की सियासत का एक और नमूना दिखा गया ये सत्र? ये विचारणीय प्रश्न है, आम लोग सवाल जरूर पूछेंगे। 46 साल बाद संभल के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, एएसआई सर्वे पर सभी की निगाहें, तो दोषियों पर कार्रवाई को लेकर भी उत्सुकता है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन, जेपीसी को भेजे गए एक राष्ट्र एक चुनाव पर दोनों विधेयक। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें और राज्यसभा की 19 बैठकें हुई। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की के विरोध में हंगामा, बीजेपी सांसदों का प्रेरणा स्थल पर तो विपक्ष का विजय चौक पर प्रदर्शन। भाजपा ने कहा लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि पर एफआईआर और हिरासत के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की बर्बरता ने दिखाई इमरजेंसी की याद। महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्द के आरोपों को बताया झूठ। और आज संभल में जुमे की नमाज के बाद शुरू हो रहा है मंदिर और कुएं का एएसआई सर्वे। सांसद बर्फ के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ताजा हुए दंगा पीड़ितों के 46 साल पुराने जख्म। तो खत्म हुआ संसद का हंगामेदार सत्र और इस सत्र को शायद बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, लेकिन जो आम जनता है वो इसके जो वजह रही है उसको याद ना रखना चाहे। संसद का शीतकालीन सत्र तमाम हंगामे के बीच आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के गठन को लेकर सांसदों को नामांकित किया गया। इस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में कामकाज की कुल उत्पादकता करीब 40% रही और पूरे सत्र के दौरान सदन 43 घंटे चला। वहीं लोकसभा की उत्पादकता 54.5% के आसपास रही। तो संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर यानी आज तक चला। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल के लिए राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। अडानी, फिलिस्तीन, संभल, वक्फ, वन नेशन वन इलेक्शन, बाबा साहब जैसे मुद्दों पर चर्चा। सत्र का अंत आते आते प्रदर्शन, हंगामे, अराजकता और हिंसा में बदल गई। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर विशेष चर्चा से हुई शुरुआत, अंबेडकर के मान सम्मान पर आई और फिर सांसदों की धक्का मुक्की तक पहुंच गई। धक्का मुक्की और हंगामे के चलते 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ इन सांसदों को जानबूझकर धक्का देकर गिराया, उन्हें चोटिल किया, बल्कि नागालैंड की एक महिला बीजेपी राज्यसभा सांसद फाग्नोन कोन्याक के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार भी किया। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर संसद मार्ग थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराया है, एफआईआर रजिस्टर कराई है। राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन पर विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी के अलावा एक बार फिर उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर से कांग्रेस पार्टी में संघर्ष बढ़ा है। इसे पार्टी और इंडी गठबंधन में राहुल को स्थापित करने की कोशिशों के साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर यह इतना हंगामा करने की वजह क्या थी। क्या राहुल गांधी को पार्टी के अंदर और इंडी गठबंधन में जो उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे उनको एस्टैब्लिश करने के लिए ये सब किया गया? विशेष बात है कि अडानी जैसे तमाम मुद्दों पर ही नहीं बल्कि अब धक्का मुक्की और हिंसा के मामले में भी विपक्ष
कांग्रेस से दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष संसद के गेट्स पर किसी तरह के प्रदर्शन पर उन्होंने रोक लगाई। संसद परिसर में गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और महिला सांसद के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने भी विजय चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कार्यवाही बाधित होने पर चिंता जताई और सभी पक्षों के सदस्यों से इस पर आत्मचिंतन करने को कहा। सभापति ने कहा कि आत्मचिंतन की जरूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे लोकतंत्र को देख रही है, फिर भी हम अपने आचरण से अपने नागरिकों को निराश कर देते हैं। ये संसदीय व्यवधान जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं। तो जनता की अपेक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं ये व्यवधान, और ये जो हिंसा होती है निश्चित तौर पर आम जनता को निराश करते हैं। तो हमारे नेताओं को भी इससे सबक लेने की जरूरत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा ने बिना तथ्यों के राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा दी है। एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है और आपने तमाम मुद्दों पर, तमाम अवसरों पर यह देखा होगा कि मेरा भाई मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये सभी को ऐसा लगता है और कई बार जब जांच होती है, मैं केवल इसी मामले की बात नहीं कर रहा हूं, जब जांच होती तो पता चलता है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार उसमें शामिल था। फिलहाल जो लोग चोट खाए हैं सांसद, वो कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था। बहरहाल भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य सदन के अंदर और बाहर हंगामा करना है। हम लोग मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से विपक्ष के लोग आए और सीधे भाजपा सांसदों और एनडीए सांसदों की भीड़ में आकर घुस गए। यदि उन्हें अंदर जाना था तो जैसे उनका परसों प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग किनारे से अंदर जा रहे थे, वो जा सकते थे। संसद के अंदर देखिए क्या हुआ कल लोकसभा के अंदर। उससे पहले राज्यसभा में माइक तोड़े जा चुके हैं, किताब फेंकी जा चुकी है, टेबल के ऊपर नृत्य किया जा चुका है। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो कहना है सुधांशु त्रिवेदी का कि मकसद है कि हर कदम पर हंगामा हो। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि अपने साथी सांसदों के साथ राहुल गांधी का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। अहंकार की पराकाष्ठा, राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये माफी लायक नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष क्या इस सोच के साथ जा सकता है? दूसरा, जब उनको लेके गए घायल के पास, उनका हालचाल पूछना छोड़िए, उनसे माफी मांगनी छोड़िए, अहंकार चेहरे पे नजर आ रहा था और वापस छोड़कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे अगर शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि ये जो इस सत्र को आप लगातार कवर करते रहे, संसद को कैसे आकलन करेंगे? शायद ये जो संसदीय जो सत्र रहा है, शीतकालीन सत्र, इसको आम जनता तो नहीं याद रखना चाहेगी। देखिए, आम जनता याद नहीं रखना चाहेगी और हमें लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष भी शायद ना चाहे कि ये सत्र याद रखा जाए, उस लिहाज से कि सकारात्मक बहुत माहौल में ये सत्र खत्म नहीं हुआ है। और आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा भी कि वो संतुष्ट नहीं है जो कामकाज हुआ है 54% या फिर 40% राज्यसभा में। तो यानी सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो एक बड़े विधायी एजेंडे के साथ सत्र में सामने आया था, लेकिन जिस तरह के हालात बने और विपक्ष के हंगामे के चलते जब सवाल पूछा गया तो स्पष्ट तौर पर किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष का जो रवैया था उसकी वजह से संसद में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। तो निश्चित तौर पर ये उस लिहाज से उल्लेखनीय सत्र नहीं रहा है, लेकिन सरकार ये जरूर कह सकती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो विधेयक है, एक देश एक चुनाव, वो सत्र के दौरान पेश हुआ, जेपीसी को भेजा गया, एक विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ
कुछ विधेयक दोनों सदनों में रखे भी गए, उस लिहाज से जरूर थोड़ी सी उपलब्धि है। और साथ ही साथ संविधान पे जो चर्चा हुई लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और संविधान दिवस बनाया गया सेंट्रल हॉल में, जिसमें राष्ट्रपति का संबोधन हुआ। तो निश्चित तौर पर उल्लेखनीय कामकाज तो हुआ है, लेकिन ज्यादा कामकाज होना चाहिए था। ये जरूर उम्मीद है देश की जनता को भी, और सत्ता पक्ष भी ये उम्मीद कर रहा था, और आरोप भी लगाया कि विपक्ष की वजह से उतना कामकाज नहीं हो पाया। जी विनोद जी, ये जो धक्का मुक्की और जो हिंसा हुई, ये इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। अंतिम दिन गुरुवार को ये सारी चीजें हुई और आज भी सत्र चल नहीं सका। किस तरह से इसको देखते हैं कि ये दरअसल स्वतः स्फूर्त या आपस में गुस्से में ऐसा नहीं हो गया, बल्कि शायद ये प्लान था, या अंदर का जो गुस्सा था ये वो सामने निकल कर आया? और या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को जो बार बार कहा जा रहा है कि उनको स्टैब्लिश करने के लिए, चाहे विद इन द पार्टी और चाहे विद इन द जो अपना उनका गठबंधन है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं? निखिल, भारत के संसदीय परंपरा और संसद की मर्यादा और संसद सदस्यों के आचरण, इन चीज़ों को अगर आप देखें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर राहुल गांधी का ये आपने जो कल का आचरण देश ने देखा है, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये आरोप सही है कि वो एलओपी के लायक नहीं है। ये इस सवाल इसलिए उठता है लोगों के जनमानस में कि भारत के संसदीय परंपरा और संसद की मर्यादा में इस तरह का व्यवहार और इस तरह की धक्का मुक्की तो शायद ही कभी किसी ने ये 75 साल के इस इतिहास में देखा होगा। जो कल की घटना हुई थी, राहुल गांधी का अपना एक आरोप है, बीजेपी का अपना आरोप है, ये बात अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, लेकिन जो घायल हुए सांसद हैं वो इसकी सच में गवाही दे रहा। अब इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि राहुल गांधी पे, एलओपी पे, राहुल गांधी एक सांसद, माननीय सांसद ही नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा के। इस मर्यादा को और इस चीजों को हमें गंभीरता से समझना होगा कि ये एलओपी पे 6 धाराओं में जो बीएनएस की तरफ से केस लगे हैं और उस पे जो चार्जेज हैं जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कई बार कहा है कि जिन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो राहुल गांधी पे जो चार्जेज हैं बीएनएस के सब में, उनको जानकार बताते हैं कि 7 साल की सजा वाले ऐसे कोई धाराएं नहीं है। थाने से भी जमानत दी जा सकती है, तो थाने से जमानत दे सकती है, तो फिर उनको गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी इस बीएनएस में और इस तरह के केसेस में रहा है पहले से भी डायरेक्शन। लेकिन सवाल उसमें गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी, ये बात तो अलग की बात है। लेकिन एक संसद के, आप लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो उनकी भूमिका रही है लगातार इस विंटर सेशन में, वो देश के लोगों को समझने के लायक है कि पूरा विंटर सेशन में उन्होंने जिस तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हर दिन एक इवेंट लेके उसी अब जो आप गेट कहते हैं, उसी गेट के सामने में जो प्रदर्शन करके एक तरह से पूरे संसद की उस गरिमा और परंपरा से अलग एक रुख बनाने की कोशिश की थी। ये बात संसदीय परंपरा और एक एलओपी के आचरण के हिसाब से आप कहें तो ये मेल खाता हुआ कभी नहीं दिखा। ये विंटर सेशन में खास तौर से याद किया जाएगा निश्चित तौर पर। और फिर मैं इसी के साथ इस चर्चा का अंत करना चाहूंगा कि आम जनता शायद इस व्यवहार को बिल्कुल याद न रखना चाहे, और वो कम से कम जी शैलेंद्र, आप कुछ बात कहना चाहते हैं? निखिल जी देखिए, इसके साथ एक आरोप और अब राहुल गांधी पर लग गया है नेता विपक्ष के तौर पर, जो उन्होंने एक एडिटेड वीडियो गृह मंत्री का राज्यसभा के भाषण के एक अंश को अपने हैंडल से जारी किया था। उसके लिए एक प्रिविलेज मोशन भी निशिकांत दुबे की तरफ से लोकसभा में दिया गया और बीजेपी सांसद की तरफ से मल्लिकार्जुन के खड़गे के खिलाफ राज्यसभा में दिया गया। तो आप नेता विपक्ष होकर भी अगर फेक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं तो ये संजीदेपन पर सवाल उठाता है कि कम से कम आप तो मत कीजिए, आपकी पार्टी कर रही है वो अलग बात है, लेकिन आप एक पद पर हैं। आज हमने देखा कि बीजेपी ने दोनों सदनों में प्रिविलेज का भी नोटिस दिया इसको लेकर। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में, सदन बीजेपी के का दूसरे सत्रावसान हो गया, राज्यसभा हो गया। इसके बाद इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जब कोई प्रिविलेज का नोटिस दिया जाता है तो वो सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन होता है। उनको फैसला करना होता है कि उसको स्वीकार करना है या उस पर कोई कार्रवाई करनी है या किसी कमेटी को भेजना है या कोई कमेटी बनानी है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का अधिकार है कि उस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से दिया गया है, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में और एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और इसके बाद बात करेंगे संभल के पीड़ितों का इंसाफ। किस तरह से संभल के पीड़ितों को 46 साल बाद इंसाफ की दरकार है, आज भी वो इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा करें इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, इस पर विशेष चर्चा भी हमारी होगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी उत्तर प्रदेश के संभल की, जो इन दिनों लगातार चर्चा में है। और चर्चा इस बार हो रही है कि क्या संभल के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा 46 साल बाद ही सही, 5 दशकों बाद ही सही। उत्तर प्रदेश में इन दिनों संभल के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर चर्चा जोरों पर है। लेकिन ठीक उसी मस्जिद के सामने 46 साल बाद मिले एक प्राचीन मंदिर की कहानी एक अलग दास्तां सुनाती है। संभल के खग्गू सराय में एक मंदिर के कपाट वर्षों बाद खुले तो मानो वहां रहने वाले लोगों को इंसाफ की एक झलक दिखाई दी। वर्षों बाद वहां से पलायन कर गए हिंदू परिवार भी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए लौटे हैं। 1978 के भयानक दंगे के बाद बर्क मोहल्ले में रहने वाले कई हिंदू परिवारों ने घर बार छोड़ दिया था, पलायन कर गए थे। 46 साल बाद विनीत गोयल भी अपने मोहल्ले के मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। विनीत गोयल ने बताया है कि एक मौलवी की हत्या की अफवाह में 186 हिंदुओं की जान चली गई थी। इसमें उनके पिता भी थे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। विनीत गोयल के पिता उस इलाके के बड़े कारोबारी थे। उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए सभी स्टाफ और आसपास के लोगों को अपने कैंपस में जगह दी थी। लेकिन दंगाइयों ने उनके घर की दीवार तोड़कर निर्ममता से सबको जला दिया। गोयल के हाथ पैर काट दिए। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी की सियासत का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 22 दंगों में मारे गए 208 हिंदुओं की हत्या का इंसाफ संभल में आखिर कौन देगा। आज तक किसी ने कभी 2 शब्द भी श्रद्धांजलि के लिए नहीं कहे होंगे। ये संभल का सेक्युलरिज्म है, जहां आजादी के बाद 22 दंगे हुए, लेकिन किसी भी केस में दंगाइयों के खिलाफ कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी अपराधी को सजा नहीं मिली। संभल के शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे को गैर जरूरी बताया गया है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि शाही मस्जिद के करीब एक प्राचीन मंदिर 46 वर्षों से दीवार में क्यों ढका रहा? क्या वर्षों तक सांसद रहे बर्क परिवार के सामने हिंदू आस्था के केंद्र अतिक्रमण के भेंट चढ़ गए? सर्वे के विरोध में संभल में जमकर पत्थरबाजी और उपद्रव हुआ, 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन वोट बैंक की सियासत में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा है कि मुस्लिम वोट की रहनुमाई आखिर कौन करे, कौन नेता इसमें बने, कौन लीडर बने और किसके पास रहेगा मुस्लिम वोट। अतिक्रमण और बिजली चोरी के आरोप की जांच करने पहुंची सरकारी अधिकारी भी जो थे, जो जांच एजेंसी भी पहुंची और जो बिजली विभाग की टीम को भारी संख्या में पुलिस बलों को अपने साथ लेकर जाना पड़ा। वर्षों से बिजली की चोरी और करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान का पता सरकारों को भी था, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल भी उठता है। आज खग्गू सराय मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो सांसद बर्क को बिजली चोरी के आरोप में 1,91,00,000 रुपए का बिल भी भरने को कहा गया है। लेकिन संभल के दंगा पीड़ितों को आज भी इंसाफ की दरकार है। जिस इकोसिस्टम में एक दंगे को लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जाती है, उन बुद्धिजीवियों की नजर कभी संभल पर क्यों नहीं पड़ी? ये भी एक सवाल है और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा।
और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा का इतिहास बताया है। क्या कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा वर्ष दर वर्ष उन्होंने इसकी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा योगी जी ने। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। तो सवाल जरूर उठेगा कि आखिर जो निर्दोष हिंदू मारे गए उनके विषय में 2 शब्द भी, संवेदना के शब्द आखिर क्यों नहीं निकले। संभल निवासी विनीत गोयल ने अपने पिता की मृत्यु से जुड़ी आप बीती सुनाई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हत्या भी बहुत निर्ममता पूर्वक की गई, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए, उसके बाद ऊपर डला रेत दिया। इसके बाद भी उनको शायद कतली नहीं, उन्होंने टायर उस पे डलाकर और उस पे पेट्रोल छिड़ककर कभी लोगों को वहाँ पर डला। आपके पापा का तो साहूकारी का कुछ पैसा भी बटाव होता था, गोभी उनके भी हाथ पांव काटे थे। हाँ, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं मिला। अब योगी जी और स्थानीय प्रशासन, डीएम हो, कप्तान साहब हो, इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि खैर मुझे जरूर न्याय मिलेगा और मेरे पिता को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाऊँ। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका गला भर्रा गया है, आंखें नम हो गई हैं जाहिर तौर पर उस घटना को अगर याद करेंगे। और इस पूरे चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संभल से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े हुए हैं। संभल सबसे पहले रुक करेंगे। निशांत, ताज़ा अपडेट्स बताइए। आज एएसआई का सर्वे होना है, इससे पहले जो जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी अवैध निर्माण जो था उस पर भी बुलडोजर चला है। और विनीत गोयल से भी आपने बात की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास बात करने के लिए, क्या जानकारी देंगे हमको?
देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पीड़ितों की। लगातार जब से ये मंदिर, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा फिर से एक बार वही प्राचीन मंदिर दिखाएं जो कि जिसके खुलने के बाद से जो इस इलाके में खग्गूसराय में लोग रहते थे जिन्होंने पलायन किया, उनकी आंखें भर आती हैं जब वो इस मंदिर के पास आते हैं, दर्शन करते हैं और इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। हालांकि पूजा पाठ जब से मंदिर खुला है लगातार चल रही है और पूजा पाठ कभी यहाँ पर बंद नहीं हुए और लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो चल रही है। अब बात करते हैं पीड़ितों की, जिनको एक लंबे समय से न्याय नहीं मिला है। वो पीड़ित लगातार न्याय की आस में थे, लेकिन सरकारों का जो रवैया रहा था उस रवैये ने कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो चुप हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से संभल में प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की और उसके बाद जब सच्चाइयां सामने आने लगी तो पीड़ितों को एक उम्मीद जगी और तमाम वो लोग कैमरे पर, ऑफ कैमरा हम लोगों से बात करने लगे कि शायद उनको जिस तरीके से यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था अब उन्हें न्याय मिलेगा। और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जिस तरीके से न्याय देने की बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों को एक लंबे समय के बाद से कम न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, आपने देखा अभी किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साल दर साल 1947 से शुरू किया, 48 में, उसका हर दशक पे उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर बार बार 22 बार दंगे हुए और उसमें 200 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अब क्या उनको इंसाफ मिलेगा? निश्चित तौर पे देखें, विधानसभा में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दोषी हैं, चाहे वो दंगे के दोषी हों या किसी के जमीन को कब्जा करने के दोषी हों, बख्शे नहीं जाएंगे। निशान जी, इससे इतर एक छोटी सी चीजों को मैं जोड़ूंगा और वो आपके ही सवाल से जुड़ के रहेगा। पूरे देश के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो कुछ जगह पे किसी भी धर्म का व्यक्ति पलायन नहीं करता है और कुछ जगह पे हिंदू पलायन कर जाता है। इसका हर जगह यही कारण मिलेगा। कोई नहीं चाहता कि हम अपने माता पिता को छोड़ें, अपनी जमीन को छोड़ें, अपने आराध्य को छोड़ें, लेकिन जब जान पे बन आती है ना, जिसका जिक्र अभी आपने किया, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया, जब जान पे बन आती है, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खून के प्यासे हो जाते हैं हर बात पे, तो वहां से पलायन हो जाता है। और केवल संभल में नहीं, पूरे देश में ऐसा देखने को मिलेगा जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां किसी भी धर्म का पलायन नहीं होगा, लेकिन जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, खास करके उत्पात मचाने वाले मुस्लिम, तो वहां पे पलायन होगा, वहां पे हिंसा होगी, वहां पे हत्या होगी। और संभल का इतिहास तो बहुत ही खराब है। वहां तो 209 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी जान को बचाकर वहां से चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का 100 बार सर झुकाकर धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आज एक ऐसी सरकार चुनी, आज एक ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा चुना जो भरोसा देते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जो अन्याय करेगा, जो कानून को हाथ में लिया होगा या जो लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि संभल में जो भी हुआ वो दुखद रहा। वहां पहले 55-45 का रेशियो था, आजादी के पहले 75% हिंदू थे, आज 15% हिंदू रह गए। इसी नाते रह गए कि कुछ सरकारें छूट देती थी, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो एक विशेष धर्म के लोग कुछ भी कर लें उस पर नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे, मैं डंके के चोट पर चुनौती देते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कहता हूं, जिस तरह से वो हिंदू धर्म पे चर्चा करते हैं, हिंदू साधु सन्यासियों के बारे में अपमानित बातें करते हैं, रामचरितमानस के बारे में बोलते हैं, भगवान पे बोलते हैं, आप किसी दूसरे धर्म पे अगर दिखा दीजिए, कोई भी कांग्रेस का, कोई भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति का या बोला हो, नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको जो है धर्म से नहीं मतलब है, उनको शांति से नहीं मतलब, उनको वोट से मतलब है। मेरा वोट देने वाला कुछ भी कर ले, वोट के बदले छूट, वोट के बदले लूट, वोट के बदले हत्या, वोट के बदले अपहरण, यही तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा, यही तो और सरकारों का चरित्र रहा। नहीं तो कौन चाहता है कि अपना घर छोड़ के चले जाए, अपने पिता और अपने परम पिता को छोड़ के चले जाए। ठीक है। तारिक खान, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम्स को एक टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है संभल में, लेकिन 22 बार दंगे हुए, बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा हिंदू उसमें मारे गए, उनके बारे में एक शब्द क्यों नहीं? नहीं, अगर जाने तो पूरे देश के लोगों की जरूरी है, उनकी जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है कि उनकी जानों को रक्षा की जाए।
अब उसमें बंटवारा, मौतों का बंटवारा आप लोग करिए, हिंदू बनाइए उसको, मुसलमान बनाइए, वो बात अलग की है। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 78 और 47 से दंगे जुड़ा है और 2 शब्द कोई नहीं बोला। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने शब्द बोले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने शब्द बोले, मैं जानना चाहता हूँ। 78 में अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे खासे भारत के नेता थे, भारतीय जनसंघ भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट दिखाइए, लाल कृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट दिखाइए। आज आप राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए और उसमें सभी धर्म, सभी जाति के, अब उसको गिनाना जो कि ठीक है, उस समय नहीं बोले तो आज आप समर्थन में खड़े हैं कि कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। सर आपने आराम से बोलने दिया बीजेपी के प्रवक्ता को। नहीं, मैंने बस सवाल पूछा, एक सवाल पूछा है। मैं एकदम इस चीज के साथ हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि उनको इंसाफ दिलाएं, मगर अटल जी कहां थे? क्या स्पेस में रह रहे थे उस वक्त? अटल जी नहीं भारत में ही थे, आडवाणी जी भी भारत में ही थे। मुझे वो पत्रिका में दिखाइए, क्योंकि पत्रिका तो 47 से मिल जाती है। और मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन हाँ बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर उनके, देखिए, हत्या और इतने लोगों की हत्या हुई, उनके इंसाफ के लिए अगर योगी सरकार आगे बढ़ रही है, कोई एतराज नहीं, कोई उस पर रोक है क्या? मंदिर मिला, मंदिर के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें ताला लगा के गए थे और दीवार को उठा कर गए थे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? ठीक है, अब एक काम और कर लीजिए, बहुत समय दिया आपने बीजेपी प्रवक्ता को। अच्छा तारिक साहब सुनिए, आप बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। सर उनकी लास्ट लाइन कंप्लीट हो जाए। अरे उनकी लास्ट लाइन कंप्लीट हो जाए, कानूनी बात। अरे मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। अपने समय में पूछिए सर, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो बात दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, वो गलत है। एक दूसरे पर मत बोलिए भाई, आप गलत तर्क दे रहे हैं। ठीक है, विनोद जी, सर मेरा एक सवाल ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। अरे तो हम आपका लेक्चर सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए, एक सवाल आपको बता दीजिए ना। एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ तारिक साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल एंकर का अधिकार है समय देना, आप एंकर नहीं है, एंकर मत बनिए। ठीक है, एक मिनट सभी लोग शांत हो जाइए, सभी सुनिए, सभी लोग शांत हो जाइए। विनोद जी, आपके पास कोई सवाल है? आप एक लाइन में सवाल पूछिए। बस मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का होता है। आप आडवाणी जी को ढूंढ रहे हैं, वाजपेयी जी को ढूंढ रहे हैं, आप ये सीधे सवाल जो पर आए, ठीक है, जवाब दे दीजिए। अभी तक सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी संभल के दंगा पीड़ितों की पैरवी की? हाँ ठीक है, चलिए जवाब गवाही कभी वहां सामने आया? भारत में आप जब कह रहे थे कि उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किए, एक दंगा गुजरात का अब तक वो कहानी बन रही है। एक दंगा गुजरात को वो पूरे देश अब जवाब जल्दी से जवाब दीजिए। संभल के 22 दंगे की याद किसी को नहीं है। ठीक है विनोद जी, आपके पास आएंगे, आपने सवाल पूछ लिया, अब सवाल पूछ लिया, बताइए अब जवाब। अरे जवाब दीजिए, इधर उधर चीख। ओफो, तारिक जी जवाब दीजिए, तारिक जी जवाब दीजिए, शांत हो जाइए और जवाब दीजिए। पूरा भाषण इन्होंने दे दिया, एक लाइन आपने कहा था बोलने को। और सुनिए, कल्याण सिंह कब मुख्यमंत्री बने थे? 90 के बाद। राजनाथ सिंह बने, इनकी कई बार सरकारें आई, आपने कमेटी बैठा ली, अगर बैठा ली, दिखाओ दस्तावेज। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अब आपका जवाब आ गया, उनका सवाल आ गया, उनका जवाब आ गया। एसएन सिंह जवाब दीजिए। एसएन सिंह सवाल पूछे तारिक जी। हमने अपने मित्र से, तारिक भाई से 2 चीजें पूछी। हमने कहा पूरे भारत में, केवल संभल की चर्चा नहीं किया, पूरे भारत में जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा है वहीं से लोग प्लान क्यों करते हैं? इन्होंने एक सवाल पूछा, उसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन ये इस बात का जवाब देंगे कि वहीं से प्लान क्यों करते हैं। इन्होंने कहा कि क्या आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वाजपेयी जी और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, जो 90 में घटना हुई ना, जो 800 लाउड स्पीकर लगाकर कहा गया कि हिंदू कश्मीर छोड़ दीजिए, उसके बाद लाल चौक पर जाकर धरना प्रदर्शन करने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किए। भारत का आवाज बनने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी के लोग किए। और आपसे सवाल पूछता हूं, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, राम भक्तों पर हम गोली नहीं चलाते, लेकिन मुसलमानों को खुश करने का
इससे बेहतर तरीका नहीं था। इस नाते एक आप सेकंड। गोली चला देने मुझे का जवाब कारण देने देंगे? आप ठीक है, अपने मुझे नहीं जवाब बताते देने देंगे? आप, मुझे मैंने जवाब आपको देने दीजिए। चुनौती देते कहा मुझे जवाब पूरे देने दीजिए। समाजवादी पार्टी के किसी मुझे जवाब एक देने व्यक्ति का दीजिए। बयान बता दीजिए जिस तरह साधु सन्यासियों को चिरंजीवी अखिलेश जी मैं कहते चुप हैं, हूं, जवाब काशी देने में लोग दीजिए। अंतिम समय में जाते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। एक कोई बयान दिखा दीजिए दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे मजहब के बारे में एक सिंगल बयान दिखा दीजिए। यही दर्शाता है, यही बताता है कि आप भारत के साथ नहीं खड़े हैं, सबके साथ नहीं खड़े हैं, सिर्फ मुसलमान के साथ खड़े हैं। आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, आडवाणी जी का जिक्र किया, मैं जवाब दे दिया, लेकिन आपसे दोनों सवाल पूछता हूं कि क्यों जहां पे भौगोलिक स्थिति, जहां पे जनसंख्या मुस्लिम की ज्यादा होगी वहां हिंदू प्लान कर जाएंगे, जहां हिंदू की ज्यादा होगी सभी रहेंगे। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, दोनों का जवाब आप। ठीक है, उनका जवाब के पास है, विनोद मिश्रा के पास आएंगे। विनोद मिश्रा के पास आएंगे। विनोद जी, आपको लगता है कि ये जो सारी बात हुई है दरअसल इसके इर्द गिर्द जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है, और उसके अलावा जब ये आज के समय में जब न्याय देने की कोशिश की जा रही है तो इसको भी डीरेल करने की कोशिश है? नहीं, तारिक साहब को बेहतर पता है कि ये जो संभल का ये पूरा मामला है और ये मंदिर जो सामने में आया है वो सीधे एक बिजली चोरी का मामला था। आप ये सोचिए कि एक बिजली चोरी के मामले में हुई कार्रवाई के से एक मंदिर आपको मिला है सामने में। अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो मंदिर का आता पता भी नहीं रहता। अगर वो बिजली की कार्रवाई नहीं होती, उस चोरी की कार्रवाई नहीं होती, तो आज जो बर्क साहब सांसद है, जियाउर रहमान साहब बर्क, उनको ये 1.5 करोड़ का ये फाइन भी नहीं लगता। आप ये सोचिए कि एक संभल जो बर्क मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, उस इलाके का आप टेरर देखिए कि उस इलाके में किस सारे बिजली की जो है चोरी हो रही थी, 1 मीटर नहीं लगा हुआ था। क्या यही प्रशासन था जो 1 मीटर लगाने के लिए, अगर उस संभल में आप सोचिए योगी जी को वहां कमांडो फोर्स और पूरे तैनाती सैकड़ों फोर्स के साथ वहां एसएसपी, डीएम सारे खड़े हैं 1 मीटर लगाने के लिए, उस संभल की आप कल्पना कीजिए कैसे रहा होगा। और उस संभल की कल्पना कीजिए कि कौन कोर्ट में उस पीड़ित के लिए गवाही देने गया होगा। ये स्थिति आपने पैदा किया है स्टेट विद इन स्टेट का। ये कह रहे हैं आपको ये तारिक साहब, इस सेकुलरिज्म के अलग अलग चश्मे मत पहनिए। इस देश की जो भाव है, इस देश का जो समभाव है, उसका आदर कीजिए। जो संभल में सिर्फ एक सर्वे की चर्चा हुई और पत्थरबाजी शुरू हुई, इसका जवाब कौन देगा, ये सवाल है। और एक सवाल और भी मैं जोड़ देता हूं, कांग्रेस का बयान आता है, समाजवादी पार्टी का बयान आता है, दोनों लोग कहते हैं वहां खुदाई के लिए गए थे। मतलब एक धर्म के अगर मस्जिद की खुदाई की चर्चा हो जाए तो वहां गोली चल जाएगा, पत्थर चल जाएगा, लेकिन दूसरे धर्म का वहां हनुमान जी की मूर्ति मिल जाए, उस पर एक शब्द बोले हो। ठीक है, एसएन सिंह जी रोकना चाहूंगा आपको, एसएन सिंह जी रोकना चाहूंगा। तारिक खान, आप भी थोड़ा धीरज के साथ बने रहिए। बार बार निशांत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। निशांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई अपडेट है आपके पास निशांत? देखिए, इस समय की बड़ी खबर यह है कि डीएम संभल के मुताबिक यहां पर सर्वेक्षण कर चुकी है एएसआई की टीम। 4 सदस्यीय टीम आई थी, उसने संभल के 5 तीर्थ और 19 कूपों का जो है निरीक्षण किया था। जो 5 तीर्थ है उनके नाम है भद्र काक्षम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर, और इसके अलावा 19 कूपों का निरीक्षण किया था। दरअसल टीम ने डीएम से अपील की थी कि जब वो यहाँ पर आए तो मीडिया ना रहे, इसलिए सुबह के ही समय यहाँ पर निरीक्षण कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन के द्वारा इस बात को बताया गया है। इस मंदिर का निरीक्षण किया जा चुका है, यहाँ से टीम इसका निरीक्षण करके जा चुकी है। और आपको मैं दिखलाना चाहूंगा, इस कूप का भी निरीक्षण किया गया है। जो कूप आप देख रहे हैं, इंच टेप से यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण किया गया है। अब कार्बन डेटिंग होने के बाद ये तय हो पाएगा कि ये मंदिर, ये कूप आखिर कितना पुराना है। एसआई की टीम आपको भी रोकना चाहेंगे, जा चुकी है। आपको रोकना चाहेंगे। एक ताजा अपडेट आ रही है, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे हमारे एमईए के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Soumya, Soumya, she is in the division and looks after several countries including Kuwait. So with that, I invite Secretary Sir to make his opening remarks, and thereafter we'll have questions. Over to you, sir. Thank you, Randir. Good afternoon to all of you. It's a great pleasure to meet you all today to brief you about the upcoming visit of the Honorable Prime Minister to Kuwait. Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake
a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. There is excellent political relations between the two countries. Prime Minister recently met the Crown Prince of Kuwait on the sidelines of the United Nations General Assembly session in September this year. Earlier, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar visited Kuwait in August this year. You would all recall the Minister of Foreign Affairs of Kuwait, His Excellency Mr. Abdullah Ali Al Hayya, visited India recently on 3rd, 4th of December. Both the foreign ministers had earlier met in September this year on the sidelines of the inaugural India-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue in Riyadh. These recent high-level engagements and other ministerial-level exchanges have infused a fresh momentum into the bilateral relations between India and Kuwait. To further strengthen the institutional mechanism of cooperation, an MOU to establish a joint commission was signed during a recent visit of the Foreign Minister of Kuwait to India in December this year. The commission will be headed by the foreign ministers of both the countries. New joint working groups in the areas of trade, investment, education, technology, agriculture, security, and culture will be set up under the Commission. It will act as an umbrella institutional mechanism to comprehensively review and monitor the entire gamut of the bilateral relations between India and Kuwait through these new joint working groups and the existing ones in areas which include hydrocarbons, health, and in consular matters. India ranks among Kuwait's top trading partners, with bilateral trade between the two countries at more than $10 billion during the year 2023-24. Kuwait also remains a reliable energy partner for India, both in terms of supply of crude oil and LPG. There are investments also from Kuwait in India. Friends, the Indian community, which is numbering around 1 million, is the largest expatriate group in Kuwait and contributes significantly towards the continued growth of the Kuwait across various sectors, serving as a living bridge between our two nations. Cultural and educational ties also remain vibrant between our two countries. Kuwait is thus one of India's key partners in the Gulf region today. I just wanted to give you a brief context on the background to the visit. Now, coming to the elements of the program during the visit, the Honorable Prime Minister will be accorded a ceremonial guard of honor at the Bayan Palace, following which he will be holding separate meetings with the Amir of Kuwait and the Crown Prince of Kuwait. There will be delegation-level talks with the Prime Minister of Kuwait thereafter. During these bilateral discussions, the Prime Minister will review with the leadership of Kuwait the entire spectrum of our bilateral relations, including in areas such as the political, trade, investment, energy, culture, and people-to-people ties, and the steps that both sides need to take to further enhance them. The Crown Prince will be hosting a banquet in honor of the Honorable Prime Minister. The Prime Minister will also interact with the Indian diaspora at a community event and also visit a labor camp. He will also attend the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup as a special guest of His Highness the Amir of Kuwait. Friends, there has been a major transformation in India's ties with the countries in the Gulf region.
Honorable Prime Minister has given special emphasis to strengthening and deepening the relations with the Gulf countries. Kuwait is presently the chair of the Gulf Cooperation Council, with which India has established a structured conversation. The first ever India-GCC joint ministerial meeting for strategic dialogue was held in Riyadh in September this year, which I just referred a little while ago about the meeting between the two foreign ministers. So this historic visit by the Prime Minister is expected to open a new chapter in India-Kuwait bilateral relations. It will not only consolidate the partnership in existing spheres, but also unveil new avenues for future cooperation, reinforce our shared values, and build a stronger and more dynamic partnership for the future. It is also expected to boost the ties between India and the Gulf Cooperation Council. Thank you, friends, and I shall be happy to answer your questions that you may have. Okay. A lot of questions. Huma. Sir, I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. Kuwait is holding the presidency for the GCC from this month. Will the India-GCC FTA feature in the talks? So Divya from Indian Express. Earlier this year, there was a fire tragedy in Kuwait where many Indians lost their lives. So the Prime Minister is visiting a labor camp. Is there a concern about the condition of Indians living there, or is there anything that is being taken forward on that? So similar question as Divya ma'am asked. How much is the concern for the kafala system in Kuwait that has been a concern for the Indian workers? Sir, Keshav Padmanabhan from The Print. Two questions. One is on the bilateral investment treaty. I know that in 2018 it expired and new negotiations have opened. Will that feature during this visit? And added to that, there was also, I think, an MOU on defense cooperation that was being negotiated at some point. So will that also be something discussed during this visit? Thank you. First, let me come on to the FTA part of it. The FTA negotiations, we hope, will be continuing with Kuwait as the chair of the GCC. That is a process that has been going on for some time, and we hope that both sides will be able to work towards it and conclude it. Regarding the visit to the labor camp, the Government of India attaches considerable importance to the welfare of all the workers which are abroad. As I just mentioned, we have a community of around 1 million. As Secretary CPV and OIA, this is one of our priority areas that we have. So the idea of the visit of the Honorable Prime Minister to labor camp is to express that the amount of importance that the Government of India attaches to our workers who are there in a foreign country. So that is the prime purpose for this particular visit. As far as the kafala system is concerned, I will come back to that on that, because I still do not have any information or any concerns from our workers at the moment. Just give me a while, I'll just come back on that. Regarding the bilateral investment treaty, yes, the discussions are going on. The MOU on defense cooperation also, discussions are going on. We are expecting to finalize a few bilateral documents during this visit, but the discussions are still going on. Once these are done,
maybe post-visit we will be able to give you greater details of that. Thank you. We have a question there, Rishabh. So earlier this year, when we lost 41 of our men in Kuwait, major questions were raised on the condition of living, and as you mentioned, Prime Minister would be visiting the labor camp also. Are we going to provide Kuwait with our concerns over the living standards of our men there? Because there have been continuous complaints that people have been placed in those labor camps and were even forced to work in inhumane conditions. So is that going to be a feature in the talks? Ayanksha. Excellency, this is Ayanksha Matra. I'm an independent journalist. Sir, during this outbound visit, Prime Minister, will there be any discussion on migration and mobility? This is number one. The second part is, the Kuwait got a lot of attention, and I believe this is the first country in the Middle East region who was a part of the Belt and Road, even before it was reconstructed from Obar. And it's Kuwait who recognized China. So what sort of the strategic thing we can expect during Prime Minister visit? Thank you. Snehesh. So the Prime Minister is going on this is a standalone visit, but there were inputs that the Prime Minister was earlier planning to go to another country, which is Saudi. Were the dates not been able to work out? Any particular reason why the dates didn't work out, sir? Siddhant. Secretary, if you can, I'm Siddhant from CNN News 18. If you can share some more details about Prime Minister's diaspora engagement, the name of the event, and approximately how many people are expected to attend the event. Thank you. मोहन. Chris Mohan Sharma from Bharat Express. मेरा सवाल है कि जो हमारे मजदूर भाई वहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए जो वहाँ पे कानून है वो उनको कहीं से भी सेफ्टी नहीं देता, और उनके पास कोई पर्टिकुलर फोरम नहीं है जहाँ पे जाके वो अपनी शिकायत कर सके और उनके शिकायत का समाधान हो सके. जी. Okay. I start with the issue on migration and mobility and other labor issues. See, we have a mechanism called consular dialogue between India and several other countries. Those countries where we regularly send our workers, we have a mechanism for a labor and manpower dialogue. In that particular mechanism, it's a kind of a joint working group. There, all the concerns of our side are flagged, and the Kuwaiti side take notes of that, and they try to address all the difficulties. So these two mechanisms are such that we ensure that these meetings are held on a regular basis. And I'm just not talking about, in this case, Kuwait alone, but with most of the countries, this kind of a mechanism exists between India and those countries concerned. Experience has shown that such regular interaction and dialogue has really been helpful in solving these problems. तो आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता. कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय कुवैत यात्रा को लेकर के जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. कल और परसों उनकी कुवैत यात्रा रहेगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है. 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह कुवैत दौरा होगा. कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है. स्वास्थ्य से लेकर के हाइड्रोकार्बन्स और तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर द्विपक्षीय बातचीत होगी. फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम आर्थिक मुद्दे हैं जिनको लेकर के बातचीत होगी. कुवैत जो है के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में भारत है, और ऐसे में ये जो वार्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कुवैत का राजनीतिक नेतृत्व है वो बेहद महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मानी जा रही है और भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस दौरान एक लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे। तो बेहद जैम पैक्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बेहद महत्वपूर्ण है और उससे जुड़ी हुई जानकारी अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।